हेलो बच्चों। हेलो हेलो। ऐसे घड़ी बेइज्जती कराओगे तुम। अरे बस बस तो मेरे हिसाब से जहाँ तक माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। तो जहाँ तक आरती हो रही है। बस बस चलो। तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक लिखाया था पर उसको समझाया नहीं था, जिसमें से एक वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध था, है ना। चलिए समझते हैं बातों को, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। शांत रहेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध को कहा जाता है स्पेशल रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पेशल रेजिस्टेंस। चलिए क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, समझ लेते हैं उसको। देखो है सामान्य रूप से ये प्रतिरोधी, ठीक है, ये सामान्य परिस्थितियों में है प्रतिरोधी। बस अगर कुछ विशेष कंडीशन किसी चालक के साथ लागू हो जाएंगे, है ना, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो विशेष हो जाएगा और उसी को हम लोग कह देंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो चलिए सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक चालक है। क्या है बच्चों? चालक, ठीक है, वो हमारा चालक हो गया। अब इस चालक में तुमको अगर चाहे हो कि वैद्युत धारा बहे तो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा? विभवांतर लगाना पड़ेगा। तो सिरों पर क्या करो? विभवांतर लगा दो। दूसरा मार्कर ले लो आदित्य, उधर से प्रयास करना ब्लैक कलर करे, ठीक है। तो क्या करोगे? सिरों पर पी वोल्ट का विभवांतर लगाओगे ना, और तुम जब सिरों पर विभवांतर लगा दोगे तो चालक के सिरों के भीतर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई आ जाएगा। और इसके साथ हमें देखने को मिलेगा कि हमारी परिपथ में धारा बहने लगे। क्यों? इसके साथ हमें यही देखने को मिलेगा ना कि परिपथ में क्या हो रहा है? धारा बहने लगे। तो इसमें अगर धारा मान लिया आई बह रही है, ठीक है, और मान के चल रहे हैं कि इसका ये जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, इसका जो लेंथ है वो मान के चल रहे हैं एल। तो ऐसे परिस्थितियों में जो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मिलती है वो ये मिलती है कि चालक के सिरों पर जो हम विभवांतर लगाते हैं उससे जो वैद्युत क्षेत्र बनता है उस वैद्युत क्षेत्र को ले लो कैपिटल ई, ठीक है। किसको ले लो बच्चों? कैपिटल ई को ले लो, ठीक है। और जो यहाँ धारा घनत्व मिलता है, धारा घनत्व का कंटेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो धारा घनत्व मिलता है कैपिटल जे, इसी का अनुपात निकाल दो। क्या करो बच्चों? इसी का अनुपात निकाल दो। तो ये जो रेशियो निकल करके हमारे सामने आता है, इस रेशियो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका डेफिनेशन सामान्यतः मैंने क्या लिखा था? इसके डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा था कि किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व कैपिटल जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिस चालक की ये बातें ली है उसी का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देखिए, चालक के सिरों पर कितना विभवांतर लगा है? चालक की लेंथ कितनी है? अच्छा, इस लेंथ को हम मान सकते हैं ना कि चालक के इस सिरे से उस सिरे के बीच की दूरी है? बिल्कुल मान सकते हो। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि इस पेन की लंबाई, इस मार्कर की लंबाई 2 मीटर है, मैं ऐसे मान रहा हूँ। तो इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी भी तो 2 मीटर हुई। तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि इन सिराओं के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों? यल है। सिराओं पर कितना विभवांतर लगा है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बी बटे यल। कहाँ से? वही विभव प्रवणता कॉन्सेप्ट से। विभव प्रवणता के निचोड़ ये निकलता है एक्चुअली, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी, समझ में? वहीं से इसको लिया गया है, ठीक है। धारा घनत्व के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है, G बराबर आई बटे ए होता है ना। अगर इन मानों को उठा करके आप वहाँ रखेंगे तो आप पाएंगे रो बराबर ई के स्थान पे बी बटे यल एंड जे के स्थान पे बच्चों आई बटे ए। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ हो जाएगा रो बराबर बी इंटू ए बटे आई इंटू यल, हो जाएगा ना बच्चों। और यहाँ बी बटे आई बराबर आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये बात मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो बराबर आर ए बटे, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मूल रूप से फॉर्मूला है। समझ में आया? हम लोग को कक्षा 10 में यही मिलता है, रो बराबर आर ए बटे। कक्षा 10 में हम लोग को डायरेक्टली यही मिलता है ना।
और वहाँ इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमको डेफिनेशन बताया जाता है कि अगर हम कोई चालक ले लें और उस चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर हो और उसका लेंथ बच्चों 1 मीटर सेंटीमीटर में भी जा सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये मान जरा उठा करके यहाँ रखो, तो रो बराबर आर इंटू ए का मान कितना, ए, यल का मान कितना, तो ये तो कुछ नहीं बचेगा, रो बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब जानते हो क्या निकल रहा है इसका रिजल्ट, कि अगर किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो जाए और उस चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में उसी चालक का जो सामान्य प्रतिरोध होगा आप उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। समझ में आया। तो कक्षा 10 में जो डेफिनेशन मिलता है वो यही मिलता है कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर अथवा 1 सेंटीमीटर हो तथा उसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर अथवा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया। यही से वो फॉर्मूला हमारे सामने जनरेट होता बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हाँ, आर के नियतांक होना तब तक संभव है जब तक कि आप धारा का मान इतना ना बढ़ा दे कि टेम्परेचर बदल जाए, ठीक है। टेम्परेचर, लंबाई, क्षेत्रफल, प्रेशर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्रांति काल, अगर इन सबको आप मैनेज करते हैं, ये चीजें नहीं होते हैं, तो आर का मान कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इस परिस्थिति में यहाँ जो मैंने परिस्थिति बता दी यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, खाली टेम्परेचर चेंज करोगे तब वो चेंज होगा। समझ में आया, ठीक। नहीं पड़ता था, धारा से प्रभाव पड़ता है, लेकिन तब पड़ेगा जब धारा इतनी ज़्यादा हो जाए कि चालक तार गर्म हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए तब, ठीक है। अभी मैं वो रिलेशन समझा रहा हूँ कि टेम्परेचर से ये किस प्रकार से प्रभावित होता है। फिलहाल ये कंटेंट समझ में आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सामान्य डेफिनेशन क्या बोलेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का सामान्यतः डेफिनेशन यही होता है कि किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा धारा घनत्व कैपिटल J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध, इसे रो से लिखते हैं, रो बराबर E बटे J। अब हमें पता है कि चालक की जो लेंथ है वो स्मॉल l मीटर है, चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज कैपिटल V है और चालक में प्रवाहित धारा I है, चालक में जो A है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे L हो जाएगा, जहाँ D होता था उधर L हो जाएगा, और जो धारा घनत्व है J बराबर I बटे A हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप इन मानों को उठा करके इसके जगह पे रखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर रो बराबर B बटे I इंटू A बटे L बनेगा, और B बटे I का मतलब हो गया विभवांतर बटे धारा, और विभवांतर बटे धारा का मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो उधर रेजिस्टेंस कैपिटल R हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा रो बराबर R बटे L। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को चालकता पढ़ाया था, विशिष्ट चालकता था। 4 लोग कुल हैं जो बहुत कंफ्यूजन करते हैं। पहला है वैद्युत प्रतिरोध, दूसरा है इसका व्युत्क्रम जिसे आप कहते हैं वैद्युत चालकता, तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध, इसके व्युत्क्रम को कहा जाता है विशिष्ट चालकता। तो ये 4 लोग हैं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसमें ऐसे याद करना कि विशिष्ट वाले के लिए विशिष्ट होगा, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है तो उसका जो व्युत्क्रम वो विशिष्ट चालकता होगा। समझ में आया। अगर वैद्युत प्रतिरोध लिए हो तो इसका व्युत्क्रम वैद्युत चालकता होगा। समझ में आया, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना, समझ में आ गया ये। अच्छा, अब इसका मात्रक देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, मैंने शायद रेजिस्टेंस का विमान नहीं निकलवाया क्या? नहीं, रेजिस्टेंस का विमान नहीं निकलवाया ना, चलो निकलवा देते हैं अभी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध के आप मात्रक को देख लो, ठीक है। डॉन नहीं आया क्या अपना? मुझे ये डॉन का पता नहीं क्यों चम्मच लगता है, डॉन का राइट हैंड, नहीं डॉन का राइट हैंड वो है भाई, नहीं पहला दिन है, कल भी आए थे। अरे यार तो दिक्कत हो गया उसके लिए, पहले दिन पहले खुखार मास्टर से मिल गया। चल रो बराबर आर बटे अब इसका मात्रक समझो बच्चों, इसका मात्रक कैसे निकलता है? आसान है ना निकालना। देखो किसका मात्रक निकाल रहे हैं, रो का। देखो आर का मात्रक क्या बनेगा बच्चों? राशियां जिस तरीके से अन्य राशियों के साथ गुणा भाग करती हैं उनका मात्रक भी उसी हिसाब से गुणा भाग करता है। समझ में है, ठीक है। तो आर यल और ए के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा ना, इधर भी उसका मात्रक क्या करो, मल्टीप्लाई करो।
एरिया का मतलब क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर बटे लेंथ का 1 मीटर से 1 मीटर, तो क्या बनेगा बच्चों? ओम डैश। ठीक है, तो इसका मात्रक बन जाता है ओम डैश मीटर। इसको आप ओम डैश सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ओम जो है सीजीएस एमकेएस दोनों में काम करता है। ओम डैश सेंटीमीटर ये सेकंड की तरह ट्रीट करता है, जैसे सेकंड नहीं होता है। सेकंड एमकेएस किसी भी पद्धति में रखोगे तो मात्रक समय का तो सेकंड ही बनता है ना। ठीक है, तो इधर भी आप ओम के साथ सेंटीमीटर या मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जरा देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो। हाँ, उसमें भी भर दो। तो भाई इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, देखो ध्यान देना, मैंने इसके बाद में आप लोगों को पढ़ाया था विशिष्ट चालकता। अगर मैं वैद्युत या विशिष्ट का कंटेंट हटा दूं, सिर्फ प्रतिरोध और चालकता का कंटेंट आपके सामने रखूं, तो इसका भाव क्या समझते हैं आप? उसका भाव बड़ा बेसिक है। धारा को जो लोग रोक रहे हैं, उस रोकने की माप कितनी है? तो वो प्रतिरोध है। और बावजूद उसके वो लोग रोक रहे हैं, बावजूद उसके धारा चल रही है, तो वो कितनी सहजता से चल पा रही है, इसकी माप चालकता है। ठीक है, मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है, एक सीक्वेंस यहाँ समझ में आ रहा है कि प्रतिरोध जो होता है उसका अपोजिट वे बताना चालकता है। प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध उस मान के बारे में बताता है जिस मान से हमें ये आइडिया लगता है कि हमारी धारा में कितना रुकावट आया। ठीक है, जबकि अगर हम चालकता के लिए बात करेंगे तो चालकता एक ऐसा मान है जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि हमारी धारा उतने रुकावटों के बाद भी कितनी सहजता से चल रही है। समझ में आया? ठीक कंटेंट यहाँ भी। अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध को लेकर के बात करते हैं तो उसका व्युत्क्रम जब देखोगे तो विशिष्ट चालकता बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होता है बच्चों? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/, जहाँ रो क्या है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ गया? और क्योंकि रो बराबर होता है RA/L, है ना, तो इसको अगर आप उठा के क्या रखेंगे तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला तैयार हो जाएगा L/RA। ठीक है, और इसका जो मात्रक रहेगा बच्चों ठीक उसी का अपोजिट। ठीक है, क्योंकि 1/, में करना पड़ेगा, है ना, बस। तो इसका जो मात्रक बनता है बच्चे लोग, वो बनता है 1/, ओम डैश। अब इसको अगर ऊपर पहुंचाएंगे आप लोग, तो इसको कई पैटर्न में लिख सकते हैं। पहले तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, ओम इनवर्स डैश। पहला पैटर्न तो ऐसा बन गया। दूसरा पैटर्न, इसी को सामान्य रूप से आप ओम डैश मीटर की होल पावर माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हमें ये भी पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध को क्योंकि सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो विशिष्ट चालकता को भी सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है। तो यहाँ सेंटीमीटर करने में कोई घबराहट वाली बात नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो आज का अपना अगला टॉपिक है। हाँ, मैंने विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी उसका क्या नाम है, रेजिस्टेंस का बीमा नहीं निकला है ना, उसको लिख लो, पूछ लेता बोर्ड में कभी कभी। हालांकि निकालना तो आता ही हुआ ना, निकालना आता कि नहीं आता? चलो देख, कैपिटल आर की विमा, ध्यान दीजिए बच्चों। अगर हम बात करेंगे कि कैपिटल आर की विमा कैसे निकाली जाती है, तो सामान्य है, सबसे पहले फॉर्मूले के पास जाना होता है। फॉर्मूला क्या है अपना बच्चों? R बराबर V/A होता है ना। V की विमा लिख लो। V क्या है? विभव या विभवांतर। और विभव या विभवांतर की विमा ना याद हो तो उसमें तनाव की कोई बात ही नहीं। आपको मैंने पढ़ाया V बराबर W/Q, और W के लिए होता है mL² T के पावर -2, और Q के लिए होता है 8, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा mL² T के पावर -3 A के पावर -1। इस तरीके से विभव का विमा मिल जाता है। और I का आपको पता है कैपिटल A होता है ना। और इसको जब कुल मिला करके यहाँ रखोगे तो R का विमा निकल करके आपके सामने आएगा mL² T के पावर -3 A के पावर -। ये है कैपिटल R का। समझ में आया? ठीक है, तो कैपिटल R का बीमा लिख लो। अच्छा, कैपिटल R की बीमा को मैंने बता दिया, तो क्या रो का निकाल पाओगे? आराम से निकल जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा झंझट मत करना। ऐसे देखो,
ओम डैश मीटर होता है ना, और ओम का भी मैं ये तो है मीटर के लिए एल उसमें बढ़ा देना, एल क्यूब हो जाएगा, समझ में। और जिनका व्युत्क्रम लिखना होगा सारी घात बदल देना, जो प्लस होंगे उनको माइनस, जो माइनस होगा उनको प्लस। व्युत्क्रम वाले के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आर की भी मान लिखो आप लोग, विषम, अच्छा टीरिक है, अच्छा, नहीं टीरिक थोड़ा कम समझ में आता है। अरे विमल, उतना बड़ा टिफिन लाई है तुम, खा ली सब अकेले? अघोरी है वो। हो गया बच्चे लोग, ये विमल लिखो तो कर चुके बच्चों। आगे हेडिंग डाल देंगे, गतिशीलता न करके था ना कोई छोटा था, हाँ वो हेडिंग डाल दो, गतिशीलता। गतिशीलता One man, huh? आज बुधवार है ना? अरे याद नहीं, हो गया हेडिंग, गाइज हो गया, विकास नहीं आया है? अरे नहीं, उसका वीडियो अभी ग्रुप में डालूंगा, कल जाएगा। अरे आप डाल भूल गया था, आज रात दिला देंगे। अभी डालूंगा। हाँ? अभी लोन वाला? अच्छा, नहीं अमन का सर रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं रिकॉर्डिंग, अच्छा होगा तभी हम किसी से मांगेंगे। तो बच्चे पता नहीं कौन ये था, लड़कों पता नहीं कौन था। वो वाला है, उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, अभी हम भेजेंगे उसको। वो है, वो अभी भेजेंगे ग्रुप में। क्या हेडिंग डाले बच्चों? आसान सा टॉपिक है, नन्हा सा टॉपिक, एकदम प्यारा तितली जैसा। देखिए क्या है गतिशीलता। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बारे में जानते हो? वही गतिशीलता है। वही क्या है? गतिशीलता। सामान्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होता है उसी को गतिशीलता कहा जाता है, पर एक शर्त है उसमें। शर्त ये है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग से गति करता है तो उस अनुगमन वेग को कहा जाता है गतिशीलता। तो बच्चों गतिशीलता क्या है? एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, जिस अनुगमन वेग से ट्रेवल करता है उस अनुगमन वेग को कहा जाता है गतिशीलता। गतिशीलता को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चे लोग? म्यू से लिखते हैं। म्याऊ ना, म्यू, म्यू से लिखते हैं, है ना। म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ कुछ जरूरी बातें सुनेंगे। गतिशीलता बच्चों सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूसरा चीज कि गतिशीलता जो होती है, इसका जो मैंने डेफिनेशन कहा है आपसे, उसमें मैंने कहा कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अनुगमन वेग से चलता है उस अनुगमन वेग को कहा जाता है उसकी गतिशीलता, है ना। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे गति अनुगमन वेग बाय द वे मान के चलो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वीडी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डेफिनेशन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए? ई से भाग करना पड़ेगा। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भाग करूंगा तो जा करके हमको मिलेगा इधर इसका डेफिनेशन। कैसे? देखो मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अनुगमन वेग में भाग कर दिया, और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि डेफिनेशन कह रहा था। डेफिनेशन हमसे ये कहा है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अनुगमन वेग प्राप्त करता है उससे उसकी गतिशीलता कहते हैं। तो फॉर्मूला तो ये बनेगा,
क्योंकि एकांक वैद्युत क्षेत्र में अगर अनुगमन वेग प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भाग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? डेफिनेशन लिखो। ये ढीला नहीं है, मैंने जानबूझ करके इसको ढीला लिया है। फिट ले लेता हूँ, परेशान हो जाते हैं लोग, पूछने लगते हैं कौन से जिम जाते हो। डाइट एग्जैक्टली, ये बात ज़्यादा जरूरी है। हाँ पीछे तो पड़ी जाती है। क्या कह रहा था? बढ़ जाएगा। बिहाने जाती हूँ, गुड हेल्थ खरीद के खा लियो। हो जाएगा ना फिर। ठीक है, खाए ताकि तू खाए बयान। और जो लड़कों के छोटे का घूर के पीछे चलो लिख। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक वैद्युत क्षेत्र में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अनुगमन वेग से गति करता है, जिस अनुगमन वेग से गति करता है उसे उसकी गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? अरे उससे आवाज आ रहा है ना, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बच्चों? ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला लिखो। क्या चीज? अरे पहले फॉर्मूला लिखो ना। इसे म्यू से प्रदर्शित करते, म्यू बराबर बी डी बटे ई। क्या? अरे उसको देखो, प्रदर्शित करते। हो गया? इसका मात्रक क्या बन सकता है बच्चे लोग? देखो ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। हाँ तो वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो वोल्ट प्रति मीटर। ऐसा आसान पड़ जाएगा। वो दूसरा वाला भी बना सकते हो, न्यूटन डेसीमीटर, पर बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, लिखने को लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई आती है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट डैश। यही होता है, बहुत नाम लग रहा है लेकिन यही है। तो लिखो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट डैश सेकंड। अगर पिक्चर खराब हो तो यू पुअर मैन। हो गया? हो गया? ठीक है, चलिए टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। राम ना, तो भाई मेरे अगला टॉपिक है अच्छा, मैंने आप लोगों को भी प्राचाल के पद में सारा फॉर्मूला नहीं बताया ना, खाली रेजिस्टेंस का आप लोगों ने देखा। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। ऐसे नोट करके लिख लेना इसको, है ना, नोट करके इसको लिख लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ध्यान से सीखो इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ओम के नियम में कहा था ना मैंने, कि मतलब कि वोल्टेज और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, और नियतांक की जगह कौन बैठा था? रेजिस्टेंस। इसका मतलब वो नियतांक कौन था? रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है उस पर बात करते हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि रो सबसे बड़ा कांस्टेंट है किसी दिए हुए चालक के लिए। रो क्या है बच्चों? कांस्टेंट। रो नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो, अगर एक ठो इतना बड़ा चालक ले लिए, ठीक है, और एक इतना मोटा और इतना बड़ा ले लिए, और दोनों सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, दोनों बच्चों सेम मटेरियल के हैं, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध एक समान रहेगा, ठीक है। उनके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है, जो राशियों पर डिपेंडेंट नहीं होते। चलो अब ध्यान दीजिएगा इधर। प्राचाल के पद में मैं आपको सभी फॉर्मूलों को बताने जा रहा हूँ। हमने ओम के नियम को सत्यापित किया था, और ओम के नियम को सत्यापित करने से हमारे सामने एक फॉर्मूला निकला था बच्चों, R बराबर ml बटे यानी स्क्वायर इंटू टाउ। ये मिला था ना बच्चों। रेजिस्टेंस अधिक से अधिक इतने ही पद में टूट सकता है। अभी और चाहो तो मतलब मिला जुला करके खिचड़ी करना चाहो तो भी टाउ बराबर लैम्डा अपॉन वी RMS कर सकते हो, है ना, ऐसे बहुत बढ़ा सकते हो। लेकिन सामान्यतया एक रेजिस्टेंस के लिए जो एलिमेंट होते हैं वो यही है, ठीक है। यहाँ से बात समझिएगा। अगर आपने एक चालक तार ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? चालक तार ले लिया, तो चालक तार की लंबाई तो निश्चित रहेगी ना। एक 15 मीटर का वायर ले लिए हो तो वो अपने आप 20 मीटर का हो जाएगा क्या? नहीं, लेंथ उसकी निर्धारित रहेगी। तो अगर लेंथ फिक्स है तो इसका मतलब यल यहाँ पे कांस्टेंट। मुक्त इलेक्ट्रॉन का यम मास है, और यम अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है, तो ये बात हमें पता है कि उसका एक कांस्टेंट मान होता है, मतलब वो एक आंकिक मान हो गया, फिर वो कांस्टेंट हुआ। अगर मैं n पे बात करूंगा तो वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग निश्चित होती है, तो पूरे चालक में भी निश्चित हो जाएगी, ठीक है। E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, थोड़ा सा टाउ पर विचार कर सकते हैं कि कांस्टेंट नहीं, पर सामान्य परिस्थितियों में जब तक ओम का नियम काम करेगा टाउ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टाउ को कांस्टेंट के जगह से हटाने के लिए तुमको चालक का टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चालक का क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं वो रिलेशन भी बता रहा हूँ कैसे। और अगर तुम्हें चालक का टेम्परेचर चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब तुम ओम के नियम को भंग कर रहे हो, क्योंकि ओम के नियम में ये बात मैंने साफ कहा है कि वो सब लोग चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है, तभी टाउ चेंज होगा। अगर तुम टाउ चेंज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब R एक कांस्टेंट है, समझ में? तो प्राचाल के पद में कैपिटल R का फॉर्मूला यही बनता है बच्चों। सभी राशियों से परिचित हैं कि लिखना पड़ेगा? सभी लोग को जान रहे हो ना? देखो रो बराबर क्या होता है बच्चे लोग? R बटे होता है ना। अगर मैं इस रो की जगह पे, सॉरी R की जगह पे इसको उठा करके रखूँ ml बटे यानी स्क्वायर A इंटू टाउ गुणे A बटे यल, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, एंड रो बराबर आ जाएगा m बटे आ जाएगा ना। और ये लोग ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब रो कांस्टेंट हो जाएगा, समझ में आया? तो ये लोग बच्चों आपके प्राचाल के टर्म में फॉर्मूले हैं। अब मैंने R का लिख दिया है, तो आप लोग विशिष्ट वैद्युत चालकता का लिख सकते हैं। उल्टा ही तो करना है, तो उल्टा करने में क्या होगा? ये कहाँ गया? हाँ, ये लोग ऊपर चले जाएंगे, ml नीचे आ जाएगा, और कोई परिवर्तन थोड़ी होगा, है ना। और अगर मैंने रो का लिखा दिया तो आप सिग्मा का लिख सकते हैं, समझ में आई थी बात? ठीक है, चलो तो इसको ऐसे उतार लो। उधर वाला है, ठीक है, नोट करो उसको जल्दी से। और टाइम क्या हो गया? टाइम कितना हो भाई? 12-15 5 मिनट। जल्दी सुधारो, जल्दी सुधारो, एक टॉपिक और खत्म हो जाए। हाँ, ये नोट में रहेगा आप लोगों का, नोट में छींकते समय इधर बड़ा प्रेशर रहता है। नहीं, वो वाला प्रेशर नहीं, जैसे मास्टर लोग छींकने में बड़ी दिक्कत रहती है। एक तो सामने इतने बच्चे, बाई द वे कुछ मटेरियल यहाँ उबलने से बाहर आ सकते हैं, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। दस्ती या फिर ऐसे साइड में कर लेते कि निकलेंगे तो इसे लबर लबर पोंछ के दिनों काम करना है, ऐसे कुछ उसका उपाय किए रहते हैं लोग, बड़ा दिक्कत रहता है। वहाँ कहीं छींको तो दो चारे देखेंगे,
हाँ यहाँ क्लास में पूरा सामने बल्ले से हो गया, कर चुके। यस सर। अभी तीर उर नहीं बनाना भाई। डायरेक्शन बताओ ना, दोहरी डायरेक्शन बताओ क्या होगी। अरे सर हो गया। तुम क्या हो रोहित, मेल की फीमेल? आपको देख के लग रहा है हो गया। आगे भाई चलो, अब इसके बाद देखते अगला टॉपिक। देखो शांत रहेंगे मुन्ना। चलो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव। अभी विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव ये पढ़ना है। मजेदार टॉपिक है, मजा आता है। हाँ मतलब ऐसे हाँ, एक परपरैया चूटी होती है होती नहीं, परपरैया होती है, पीपल के पेड़ पे होती है। माथा है ऐसा ही कुछ टॉपिक है, ये काटेगा तो ऐसा ही लगता है। लाल हाँ चलो देखिए, समझो विशिष्ट चालकता पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। मेरे कहने का सामान्य मतलब है कि अगर तुम चालक के टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उससे चालकता कैसे बदलती है। और एक चीज आप जान रहे हैं कि अगर चालकता बदल रहा है तो वो विशिष्ट प्रतिरोध को भी चेंज करेगा, वो वैद्युत प्रतिरोध को भी चेंज करेगा, वो वैद्युत चालकता को भी चेंज करेगा, इतने लोगों को चेंज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर के बदलने से। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव हम देखते हैं धातुओं पर। किस पर? धातुओं पर, है ना। धातु के लिए हम ये इफेक्ट देख रहे हैं। सामान्य तौर पे एक कमिटमेंट इसके लिए सुनेंगे, एक सेंटेंस सुनेंगे कि अगर किसी चालक का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे चालक का रेजिस्टेंस बढ़ता है। और अगर चालक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सामान्य है कि उसकी चालकता घटेगी, है ना। समझ में आया? अब ये कैसे, मैं किन तर्कों पे आपसे सामने कह रहा हूँ उसको देखते हैं। एक VRMS होता है जिसको आप लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। VRMS क्या बच्चों? वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है। तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कण गति कर रहा है और उसकी वेलोसिटी VRMS है, VRMS का मतलब वर्ग माध्य मूल चाल है। वर्ग माध्य मूल चाल का मतलब होता है कि किसी अनियमित गति, यादृच्छिक गति के दौरान किसी कण की पहले वेलोसिटी ले लो, फिर उसका वर्ग कर दो, फिर माध्य मान निकाल दो और उसका वर्गमूल निकाल दो, तो जो वैल्यू निकल करके तुम्हारे सामने आएगी वो कहलाता है VRMS, है ना। क्या कहलाता है बच्चों? VRMS कहलाता है। तो अब देखिए VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। जहाँ VRMS को हम क्या कहेंगे? दच्छी दो। VRMS को आप क्या कहेंगे? वर्ग माध्य मूल चाल। वर्ग माध्य मूल चाल जो होता है ये टेम्परेचर के सीधा वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन VRMS बढ़ेगा जरूर। समझ में? अब जरा देखो, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है रिलेशन के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो VRMS बढ़ेगा ना। दूसरी चीज देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है टाउ बराबर लैम्डा अपॉन VRMS। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ा? तो टाउ क्या होगा? घटेगा रिलेशन के हिसाब से, yes, क्योंकि टाउ का और VRMS का रिलेशन व्युत्क्रम का होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। लैम्डा को पहचान रहे हो ना? क्या? अच्छा, धारा घर नहीं सर जी, वो बता रहे दूसरे चैप्टर में एग्जैक्टली माध्य मुक्त पथ होता है, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ से समझना बच्चों, मैंने पढ़ा है R बराबर
ml बटे यानी स्क्वायर a इंटू टाउ। यहाँ टाउ घटाना तो r क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर r बढ़ गया है तो चालकता क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तो धातुओं पर टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसे पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा अर्थात चालकता घटेगी। समझ में आ गया? ठीक है। चल तो बाकी क्यों नेक्स्ट वीडियो में।